हम लोग फर्स्ट यूनिट एंड डायमेंशन के फर्स्ट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स पढ़े थे और 11th के जेक बोर्ड के लिए जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को हम लोग पिछले वीडियो में समझ चुके थे। आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन को यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे भी, लेकिन सबसे पहले आज जो हम लोग बात करने वाले हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे बात करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझने से पहले हमको फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है ये समझना होगा। यानी एक ऐसी क्वांटिटी जिसके हेल्प से हम फार्मूला बना सकते हैं, जिसके हेल्प से हम नेचर के लॉज को आसानी से समझ सकते हैं, ऐसे ही क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। यानी इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड विच डिस्क्राइब्ड द लॉ ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की बातें पिछली क्लासेस के वीडियो में हुई थी। यानी हमारे अराउंडिंग एक ऐसा वर्ल्ड जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिसकी फीलिंग्स हमारे साथ जुड़ी हुई होती है। तो ये सारी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फिजिकल वर्ल्ड का वर्ड यूज़ करते हैं, जो हमारे अराउंडिंग चारों ओर जो हमको दिख पाता है। ठीक है, तो हम ये एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं कि all quantities in term of which law of physics can be expressed and which can be measured directly or indirectly are called physical quantities। यानी जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्सप्रेस्ड कर सकते हैं, ऐसे ही क्वांटिटीज़ को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ कहेंगे। अभी ये समस्या आता है कि हमारे अराउंडिंग तो बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जो हम देख सकते हैं, जिसको सुन सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, जिसके इफ़ेक्ट को हम फील भी करते हैं। तो ऐसे में तो बहुत सारे हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हो सकते हैं, लेकिन उसको समझने से पहले हम लोग को जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसको समझने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। यानी जो उस कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे, अगर वो फील करता है देन वो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर आएगा। ऐसे हम लोग ये जान लें कि पूरे फिजिकल वर्ल्ड को समझाने के लिए हम लोग 7 फंडामेंटल यूनिट्स को और दो जो है वो सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हम लोग चर्चा करेंगे। यानी 7 और 2 ये 9 यूनिट्स में ही टोटल सिस्टम जो है हमारा फिजिकल वर्ल्ड का वो सिमट जाएगा। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स की क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिट्स की जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए। पहला, इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये एक ऐसा होना चाहिए जो आसानी से डिफाइन कर सके। इट शुड नॉट चेंज विथ टाइम एंड फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस। ये समय और जगह स्थान परिवर्तन के साथ ये बदलना नहीं चाहिए। इट शुड नॉट चेंज विथ चेंज इन इट्स फिजिकल कंडीशन। ठीक है, सजेस्ट टेम्परेचर, प्रेशर, हम कहीं पे भी किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर की बात करें तो हम लोग उसके लिए जो फिजिकल क्वांटिटी यूज़ करेंगे वो सेम होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसके हेल्प से हम फिजिकल यूनिट्स को समझा सकते हैं। लेकिन अब ऐसा प्रॉब्लम है कि शुरुआत में जब फिजिक्स की बातें हो रही थी तो अलग अलग कंट्रीज़ में सिस्टम ऑफ यूनिट्स को समझाने के लिए अलग अलग मेथड का यूज किया जाता था, जिसमें हम लोग के पास एक मेथड है CGS। ठीक है, CGS इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो C से हमको समझ में आएगा कि हम बात कर रहे हैं सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद G से हम ग्राम का बात कर रहे हैं और S से जो है वो सेकंड की बात हो रही है। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट वाज सेट अप इन फ्रांस एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट भी कहते हैं, जिसमें हम लोग को ये समझ में आएगा कि सेंटीमीटर जो है वो लेंथ के लिए, ग्राम जो है वो मास के लिए और सेकंड जो था वो टाइम के लिए हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग मैट्रिक सिस्टम भी कहते हैं। अब एक सिस्टम आ गया था FPS सिस्टम। ठीक है, FPS सिस्टम। दिस सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑल्सो नोन एज ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट इज बेस्ड ऑन फुट, pound and second. This is the app known as foot, P is known as pound and S is known as second as the fundamental unit of length, mass and time। इसका मतलब है कि ब्रिटेन में जो है लेंथ को जो है हम लोग वहाँ फुट पे नापते थे, उसके बाद हमारे पास जो मास हुआ करता था उसको पाउंड पे और समय को वहाँ भी सेकंड पे यूज करते थे। ठीक है, दे आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम। दिस इज द प्रोसेस ऑफ FPS इज ब्रिटिश सिस्टम। नाउ another is MKS system. This system was also set up as France। इसी को हम लोग फ्रांस सिस्टम भी कहेंगे। इट मेक्स यूज मीटर, M for मीटर, K for किलोग्राम एंड S for सेकेंड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास,
लेंथ एंड टाइम, ये 3 सिस्टम निकल के आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम है कि कहीं कहीं हम लोग लेंथ को सेंटीमीटर पे कह रहे हैं, तो कहीं फुट पे इंडिकेट कर रहे हैं, तो कहीं पे हम लोग इस चीज़ को मीटर पे कह रहे हैं। वैसे ही कहीं पे जो है हम लोग मास की बात कर रहे हैं तो ग्राम पे दिखा रहे हैं, तो कहीं मास को जो है हम पाउंड में बता रहे हैं, तो कहीं पे हम किलोग्राम पे बता रहे हैं। लेकिन एक चीज़ कॉमन है जो टाइम के लिए हम लोग सभी जगह सेकंड पे दिखाते हैं। अब ये प्रॉब्लम आ रहा है कि ये कैसे हो सकता है कि एक ही चीज़ को अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो वैसे साइंटिफिक तरीके से किसी भी फिजिकल वर्ल्ड के किसी भी प्रोसेस को अलग अलग कंट्रीज़ अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग तरह से समझाया जाएगा, तब तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो उससे निपटने के लिए हम लोग को एक सिस्टम पता करना पड़ा जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, जिसको एसआई यूनिट कहेंगे। वो एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पैमाना है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ को सभी कंट्रीज़ में एक ही प्रोसेस से समझाया जाता है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। चलो अब सुनोगे। अब ये प्रॉब्लम है कि जितने भी हम लोग MKS, FPS या फिर CGS प्रोसेस पढ़े, उसमें 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज़ को समझाने का प्रयास किया गया था, जिसमें लेंथ था, मास था और टाइम था। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं वो सिर्फ 3 ही यूनिट में सिमट जाए। जैसे मान लिया जाए कि वेलोसिटी के लिए अगर हम लोग बात करें, मास के लिए बात करें, एरिया के लिए बात करें, वहाँ पर तो ये लेंथ मास के साथ कम्युनिकेट हो जाता है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर की बात करें, हम करंट की बात करें, तो वहाँ पे ये 3 जो यूनिट प्रोसेस थी वो इनफ नहीं था। इस वजह से हम लोग को फंडामेंटली यूनिट्स जो है वो साथ पढ़ना पड़ा। ऐसे ऐसा यूनिट के बारे में हम लोग जो चौथा यूनिट है वो सीख लेते हैं। द यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम कैन बी यूज टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ इन मैकेनिज्म। ये सिर्फ मैकेनिज्म में ही अप्लाई हो सकता था। These 3 fundamental units are not sufficient to obtain the units of physical quantities। यानी इसके बाद के जो फिजिकल क्वांटिटीज़ थे, जैसे अगर हम तुमसे टेम्परेचर की बात करेंगे, हम तुमसे लाइट की बात करेंगे, तो वहाँ पे वो लेंथ, मास या फिर टाइम जो है वो रिलेट नहीं करता उसके साथ। टाइम, मास और लेंथ जो है वो मैकेनिज्म फिजिक्स में ही वो यूज होगा, मैकेनिज्म में ही उसका यूज हो पा रहा था। इस वजह से हम लोग को द जनरल कॉन्फ्रेंस वी ऑफ वेट एंड मेजर हेल्ड इन द 1960 इंट्रोड्यूस ए न्यू एंड लॉजिकल सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज सिस्टम इज़ इंटरनेशनल। और उसके बाद तब हम लोग को 1960 में एक प्रोसेस पढ़ना पड़ा, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जिसको हम लोग ऐसा यूनिट कहते हैं। इट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 7, ये 7 यानी 7 अलग अलग फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ये समझना होगा क्योंकि फिजिक्स की पूरी कहानी कहीं ना कहीं यहीं से निकलना शुरू हो रही है, ठीक है। तो बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है 2, इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे फिगर के साथ। देखो यहाँ जैसे लेंथ अगर हम लोग बात करेंगे, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज़ है 7, तो उसको हम लोग मीटर से नापेंगे और उसके लिए सिंबल m यूज करेंगे। मास के लिए किलोग्राम यूज करेंगे, सिंबल है kg। टाइम के लिए सेकंड यूज करेंगे और s यूज करेंगे। टेम्परेचर के लिए केल्विन और k यूज करेंगे सिंबल में। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज करेंगे यूनिट, या SI यूनिट हम इसको कह सकते हैं, SI यूनिट, ठीक है। और उसके लिए A यूज़ करेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला यूज़ करेंगे, जिसको हम CD से इंडिकेट करेंगे। और 7वां है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जिसको हम मोल से SI यूनिट है, और MOL से इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे। ये इसका सिंबल हो गया, ठीक है। 2 एंगल के फॉर्म में है हमारे पास, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखोगे प्लेन एंगल या इसी को एंगल कहते हैं। अगर 2 लाइन अगर आपस में एक पॉइंट पर आकर मिलता है तो इसके बीच जो ये एरिया बन रहा है, ये जो लाइनिंग्स के बीच में ये जो है, इसी को हम लोग एंगल कहेंगे, ठीक है। तो एंगल जो है, जिसको हम लोग प्लेन एंगल भी कह सकते हैं, यानी 2 प्लेन अगर एक दूसरे से एक पॉइंट पे मिल रहा है तो यहाँ पे भी एंगल बनेगा। तो ये जो ये है यहाँ पे इसकी आर्क हो गई, ठीक है, आर्क, इसी को आर्क कहते हैं। और ये हमारा क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक। तो ये जो रेडियस है और आर्क है, इसी दोनों के रेशियो को जो है हम लोग एंगल कहेंगे, यानी आर्क बाय रेडियस, ठीक है। यानी थीटा इक्वल टू हमारे पास हो गया आर्क बाय आर। अगर हम इसको रेडियस को अगर आर से इंडिकेट करते हैं, ठीक है, तो और इसकी जो SI यूनिट हो गई, ये SI यूनिट होगी रेडियन। लेकिन अमूमन होता है क्या है कि एंगल को हम लोग जो है ना वो थीटा में सॉरी वो डिग्री में इंडिकेट करते हैं कि यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है या 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन आर, ठीक है। रेडियन इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे RAD के फॉर्म में। तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई रेडियन हो जाएगा ये मान,
ठीक। 90 डिग्री इक्वल टू क्या कह सकते हैं, π/2 रेडियन, या 1 डिग्री इक्वल टू हम क्या कह सकते हैं, तो π/180 रेडियन। ठीक है, तो ये रेडियन को, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का ये प्रोसेस है। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। एक यूनिट, 1 डिग्री के लिए बात करेंगे तो 180 इसके नीचे आ जाएगा, दैट्स बाय 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। तो ये तो हो गई हमारा प्लेन एंगल की बात, जो हम लोग अमूमन यूज करते हैं अलग अलग फिगर्स बनाने में, खास करके मैथ में इसका ज़्यादा यूज होता है। दूसरा जो है वो है सॉलिड एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल। ये सॉलिड एंगल का क्या मतलब है, यानी एंगल इन 3D फॉर्म में देखेंगे। जैसे ये समझने का प्रयास करोगे, ये हम इसको बना दिए, ये एक शंकु के जैसा फिगर है। ठीक है, ये सॉफ्टी जिसमें आइसक्रीम लोग खाते हैं, तो ये ऐसा बना हुआ है। तो ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, इसी को समझाने के लिए हम लोग इस प्रोसेस का यूज करते हैं, जिसको सॉलिड एंगल कहते हैं। तो सॉलिड एंगल के लिए जो फॉर्मूला है वो एरिया बाय आर, ये आर, इसकी ये जो लेंथ है, ठीक है, साइड लेंथ जो आर है, और ये इसकी जो एरिया है, अगर हम इसको ए से इंडिकेट करते हैं तो एरिया बाय आर जो है इसको सॉलिड एंगल से इंडिकेट करेंगे। और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, ये हो गया हमारा स्टे रेडियन। ठीक है, जिसको एस डी से इंडिकेट करेंगे। ठीक, तो ये एंगल हो गया सॉलिड एंगल। ठीक है, और ये हमारा हो गया प्लेन एंगल, या प्लेन, इसको सिर्फ एंगल भी हम लोग कह सकते हैं, जिसके लिए हम लोग रेडियन ये यूज करते हैं, और स्टे रेडियन जो है वो सॉलिड एंगल के लिए यूज होता है। तो ये दोनों हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ हो गया। इसमें एक खास एक चीज़ और है कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो डायमेंशन की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और हम लोग को पता होना चाहिए कि एंगल्स के लिए हमारे पास प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल के लिए कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। सॉरी, यहाँ पे जो होगा मेरा मान आर स्क्वायर होगा। ठीक है, दैट्स वाई इसके जो रेडियस है ये आर स्क्वायर होगा, ये जो लेंथ है, लेकिन इसकी यूनिट, इसकी डायमेंशन होगी जिसको कि हम लोग L-1 कहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में ये समझेंगे कि सॉलिड एंगल और अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो वैल्यूज़ हैं उसकी क्या क्या डायमेंशन होगी। चलो, अब यहाँ पे जो है हम लोग अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ लिखेंगे, और उसकी जो रिलेशन है वो हम लोग समझेंगे कि कैसे किसी के साथ वो रिलेट करता है। जैसे एरिया, ठीक है, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, यानी L गुना B, इसी को हम कहते हैं। एक बात गौर करो कि L और B जो है वो दोनों लेंथ है, यानी दोनों की जो रीडिंग है, यानी दोनों को जो नापेंगे उसको हम लोग मीटर से नापते हैं। तो मीटर इंटू मीटर हो गया, यानी इसकी जो SI यूनिट हो गई, SI यूनिट अगर हम यहाँ पे बात करें अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ की, तो ये हो गया मीटर इंटू मीटर, यानी L और B दोनों को मीटर पे नापेंगे, तो मल्टीप्लाई होने के बाद क्या हो गया, m²। ठीक है, अगर हम एक और ले लेते हैं वॉल्यूम, तो इसके लिए क्या हो गया, LBH। ठीक है, तो ये इस पे बात करें तो LB और H, ये तीनों को हम लोग जो है मीटर से ही इंडिकेट करेंगे, दैट्स वाई हमारे पास क्या हो गया, m³ हो गया, है ना। मान लिया जाए अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं डेंसिटी, डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास को किससे इंडिकेट करते थे, kg से, और वॉल्यूम को मीटर क्यूब, अभी हम लोग इसको देख चुके हैं। तो यानी हमारे पास हो गया kg मीटर -3। अगर हम एक और क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लो वेलोसिटी ले लेते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कैसा भी हो उसके लिए हम लोग मीटर ही यूज़ करेंगे, और टाइम जो भी होगा उसके लिए हम लोग सेकंड यूज़ करेंगे। तो मीटर पर सेकंड ये हमारे पास मान निकल के आ गया। देखोगे अब एक दूसरे से कैसे रिलेट करता है। आते हैं हम एक्सेलरेशन पे, एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होगा वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी के तो लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं पढ़े हैं, लेकिन वेलोसिटी को हम लोग तोड़ने के लिए जानते हैं क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, और ये नीचे का एक टाइम रह गया, यानी हमारे पास m सेकेंड इंटू सेकेंड, तो इसी को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए फार्मूला निकल गया। यानी जिसका हम अगर नहीं जान रहे हैं तो उसके छोटे छोटे रूपों में तोड़कर हम लोग उसको आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे देखो एक और ले लेते हैं, मोमेंटम। ठीक है, ये हो गया हमारा मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, P = mv, ये हमारा फार्मूला का ट्रिक हो गया जो हम लोग रिमाइंड रखेंगे। हालांकि सारे फार्मूलाज को क्लास में लिखाया जाएगा। तो मास के लिए हम लोग देख चुके हैं kg, और वेलोसिटी की बात अभी हम लोग जस्ट किए थे, डिस्टेंस अपॉन क्या, टाइम, डिस्टेंस
अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हमारा केजी हो गया, ये मीटर हो गया और ये नीचे सेकंड हो गया। तो केजी मीटर पर सेकंड हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। एस जो सेकंड ऊपर गया तो ये हमारे माइनस के फॉर्म में आ गया। जैसे एक और ले लेते हैं फोर्स, ठीक है। तो F इक्वल टू एम ए, ये हम लोग जानते हैं, यानी मास इनटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब किसी बच्चे को मास का पता है कि सर केजी हम लोग जानते हैं, लेकिन एक्सेलरेशन को कैसे करेंगे? तो एक्सेलरेशन को तोड़ो, याद करो कैसे लिखे थे, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब कहोगे सर वेलोसिटी टाइम तो मिली है कि सेकंड चेंज कर सकते हैं उसके फिजिकल क्वांटिटीज़ में, वेलोसिटी को कैसे करेंगे? तो वेलोसिटी को भी तोड़े हैं, याद करो हम लोग, ठीक है। वेलोसिटी को डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको फिर से हम लोग यहाँ कर लेते हैं, के जी इंटू वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, और एक टाइम ऑलरेडी मेरे पास है पहले से, यानी अब देखो के जी, ये डिस्टेंस के लिए क्या हो गया मीटर, सेकंड के लिए टाइम के लिए 2 टाइम्स सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2 के जी मीटर S-2। इसी को हम लोग आगे चल के न्यूटन पढ़ना शुरू कर देंगे। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, ठीक है। एक और लास्ट फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग ले लेते हैं, मान लिया जाए वर्क, ठीक है। तो वर्क के लिए हो गया क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स के लिए जस्ट अभी हम लोग क्या किए, के जी मीटर S-2, ये सारा प्रोसेस हम लोग देख चुके हैं, फोर्स को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मीटर हो गया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस के लिए मीटर, तो हमारे पास के जी मीटर टू S-2, ठीक है। जैसे इस पूरे फार्मूलाज को हम लोग न्यूटन कहते हैं, वैसे ही इस फार्मूला को हम लोग जूल कहते हैं, ठीक है, जिसको जे से इंडिकेट करेंगे। तो ये हमारे पास अलग अलग प्रोसेस के तहत ऐसा यूनिट हो गया। क्लासरूम में सभी एटलीस्ट 32 या 35 जो है फार्मूलाज को हम लोग एक जगह पे लिखेंगे और सभी का ऐसा यूनिट कलेक्ट करेंगे। उसके बाद एक कॉलम हम लोग बगल में खाली रहने देंगे, जिसमें हम लोग डायमेंशन का फार्मूला तोड़कर लिखेंगे। तो डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन के लिए कल नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में तुमको डायमेंशन कैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ या ऐसा यूनिट के सहारे निकाला जा सकता है आसानी से, ये चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।